Hello my dear student, welcome to my channel Dixit sir. I am Suraj Dixit and we are going to do about modulation and demodulation part number second. ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि what are the radio waves. It is okay. ठीक है, what are the radio waves and what are the amplitude and whatever the things are going on in the previous lecture. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के पार्ट्स के बारे में. ठीक है, इसके पहले हम हर चीज पढ़ चुके हैं और हमने टोटल 2 और 3 फिगर्स बना चुके हैं, आपको डायग्राम बनवा चुके हैं और उसी में से ठीक है जो रेडियो वेव है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, तो रेडियो वेव पढ़ लीजिएगा. ठीक ना, अब देखिए हम बात करते हैं कि मॉड्यूलेशन में कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, मॉड्यूलेशन के 3 टाइप्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, हमने आपको कल हिंट दिया था, क्या हिंट दिया था कि मॉड्यूलेशन को 3 तरह से बदला या बनाया जा सकता है. किसके थ्रू? फ्रीक्वेंसी हो उसके पास एम्पलीट्यूड हो, उसके पास उसका फेज हो. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो पहले बात करते हैं किसकी? एम्पलीट्यूड की. तो पहला पार्ट होता है इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है. ठीक है, दूसरा पार्ट होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और साथ ही साथ तीसरा होता है फेज क्या मॉड्यूलेशन. इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, 3 चीजों की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन. ये 3 टाइप्स होते हैं किसके? मॉड्यूलेशन के. डीमॉड्यूलेशन के भी 3 टाइप्स होते हैं. देखिएगा जनरली आपको दिया नहीं होगा, ये सिलेबस में भी आपके नहीं है, लेकिन जान लीजिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है एक उसी का डायोड फॉर्म होता है और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उसी का. ठीक है, लेकिन इसके बारे में हमें बात नहीं करनी. बात किसके बारे में करनी है? मॉड्यूलेशन की, दैट इज इन आवर सिलेबस. और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? सिंपल, वो हमारे सिलेबस में है. ठीक ना, और इन्हीं पे क्या है, डायग्राम्स बनाने को आएंगे और वही डायग्राम आपको मार्क्स देके जाएगा. जैसे में रेडियो वेव्स में हमने डायग्राम देखा था, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बार बार कह रहा हूं कि रेडियो वेव्स पढ़ लीजिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि आप हर साल का प्रीवियस लेक्चर उठा के देखिए, प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस सैंपल पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको हर 2 या 3 में से एक में क्या होगा, रेडियो वेव मिल जाना है माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, चलिए दैट इज द टर्म ऑफ एग्जामिनेशन. हम बात करते हैं किसकी? ये 3 चीजें हैं जो हमें पढ़नी है. ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले किसकी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की. ठीक है, अब देखना, अब हमें बात करनी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में. तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? पहला चीज हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें हमें कौन सा चीज चाहिए? ट्रांजिस्टर सबसे पहले चाहिए, जिसमें क्या हो, जो सेमीकंडक्टर का. ठीक है, क्योंकि मुद्दा तो हमारा वही है, हम उसी चीज से आगे बहुत सारी चीजें बनाते आ रहे हैं. ठीक ना, एट द लास्ट ऑफ लेक्चर हम हर चीज के बारे में बताएंगे. ठीक ना, चलिए बात करते हैं पहले आगे. हमने क्या किया, इसके बेस के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, साथ ही इसके कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया. ठीक ना, ये क्या था, इसका बेस था, ये कलेक्टर है और ये अमीटर है. इतना तो आप जानते हैं, पिछले कई सारे लेक्चर्स में हम इसको बता चुके हैं. ठीक ना, अब देखना यहां से क्या हुआ, इससे एक कैपेसिटर जुड़ा, साथ ही में कुछ लोड लेना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, यानी कि RL लेना होगा. ये कोई साधारण रेजिस्टेंस की तरह बिहेव नहीं करने वाला, क्योंकि दैट इज द लोड. यहां से हमें क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है, और इसे हमने क्या किया? अर्थिंग में जोड़ दिया. ठीक है, वो स्टेबल रखेगा इसको. किसको? सर्किट को स्टेबल रखने के लिए हमने क्या किया? अर्थिंग में जोड़ दिया. अब समझिएगा, हमने कलेक्टर पे जितने सर्किट बनाने थे भाई साहब बना लिए. ठीक है भाई साहब बना लिए. बात किसकी करें? बेस की अब करते हैं, क्योंकि पहले चार्ज कहां होता है? कलेक्ट होता है कलेक्टर में, फिर जाता है बेस के पास, फिर बात किसकी होती है? अमीटर की बात शुरू होती है. अब पहले बेस की बात करते हैं. तो यहां पे भी एक लेना होगा, क्या? कैपेसिटर. उसके बाद आप एक डिडक्शन ले सकते हैं. डिडक्शन चाहे वो गैल्वेनोमीटर का हो, अमीटर का हो, ठीक है, चाहे वोल्ट मीटर का हो, ले सकते हैं और उसे अर्थिंग में जोड़ दीजिए फॉर द बैलेंस ऑफ योर सर्किट. ठीक है, एंड दैट्स पॉइंट से हम एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि सर जी बेस में भी तो रेजिस्टेंस लेना होगा. एक रेजिस्टेंस है, मान लीजिए क्या है? R1 है. ठीक है, ये क्या है? R1 है. दूसरा इसको R2 मान लीजिए. ठीक है, ये कलेक्टर के पास इसे RC मान लीजिए. ये क्या है? R लोड है तो RL मान लीजिए. ठीक ना,
अब चलिए इसको कहां से, अर्थिंग से जोड़ दीजिए। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि बेस कलेक्टर, हमने क्या किया, इन दोनों के बारे में बात कर लिया। अब बात किसकी करनी है, अमीटर की। ठीक है, अमीटर की, अमीटर की बात करें तो इसमें भी हमें एक लेना होगा। क्या लेना होगा, कैपेसिटर लेना होगा, उसे अर्थिंग में जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, उसे भी अर्थिंग में जोड़ दीजिए। इज इट क्लियर, एक रेजिस्टेंस लिया, एक कैपेसिटर लिया, दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं, जैसे में हमने इनके साथ जोड़ा, यहां पर भी एक जोड़ देते हैं, क्या, डिडक्शन करने के लिए। ठीक है, चाहे तो जोड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं जोड़िए। ठीक है, दैट इज नॉट अ मुद्दा, मुद्दा नहीं है ये। मुद्दा क्या है, देखिए CBE, कलेक्टर बेस अमीटर, इधर से देखिएगा पूरा, इधर से पूरा करंट जो चार्जेस हैं वो यहां पे कंटेन हो रहे हैं, इधर से पूरा चार्ज इधर कंटेन हो रहा है। सर निकलने का रास्ता कौन सा है, अमीटर। हमेशा मैंने कहा है कि अमीटर से क्या होता है, करंट पास आउट होता है, ये अमीटर है। ठीक है, डायरेक्शन हमें मिल गई। अब जब डायरेक्शन मिल गई यानी कि ये इधर जाने वाली है, क्या होने वाली है, करंट की डायरेक्शन नीचे जाने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे समझिएगा, यहां पे हमारा जो थ्योरी है जिसे हम शुरू से प्रूव करते हुए आए हैं, दैट इज IE इज इक्वल टू IB प्लस IC और किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए। क्या ये ट्रू हो गया, IE जो निकला है इन दोनों के सम के बराबर ही तो है सर जी, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, ये इक्वल हो गया। IB क्या है, बेस करंट, कलेक्टर करंट, और IE जो निकला ये क्या हो गया, IE जो निकला अमीटर करंट, इसके इक्वल हो गया। यानी कि जो हम बनाए हैं सर्किट दैट इज ट्रू, सर्किट जो बना वो तो सही हो गया। ठीक है, अब इसमें एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कैसे किया जा सकता है, जो भी फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव या सिग्नल वेव जितनी भी एम्पलीट्यूड की आ रही है, ठीक है, एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड की आ रही है वो क्या होंगी, इसमें कंटेन होंगी। ठीक है, मॉड्यूलेशन का काम ही होता है सिग्नल वेव और कैरियर वेव को मिलाना। ठीक है, और वो इन दोनों को मर्ज करके दैट वी गेट आउट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक माय डियर स्टूडेंट, इसकी बात हो गई। अब बात करें किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझ में आया क्या। ठीक है, ऐसा एक सर्किट बनाना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। ठीक है, बाकी एक मॉड्यूलेटर का भी जो सिंपल सा होता है स्ट्रक्चर वो बना सकते हैं, लेकिन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात हो गई, बात करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। किसकी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। दूसरा टर्म है क्या सर जी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, AM की बात कर लिए। अब FM में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इसमें हमें एक थीटा की वैल्यू लेनी होती है जो उसके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को डिनोट करता है। क्या करता है, उसके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को डिनोट करता है। साथ ही हम एक ओमेगा C की वैल्यू लेते हैं, किसके साथ, टाइम के साथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में टाइम का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में महत्व ही केवल टाइम का है। ठीक है, ऐसे भी समझिए कि महत्व ही केवल टाइम का है, किसमें, फ्रीक्वेंसी में। और साथ ही हम क्या लेना पड़ता है, हम उसमें एक मीडियम लेते हैं, मास बॉडी लेते हैं जिसके साथ फ्रीक्वेंसी होगी और फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा, साइन का या कॉस का। क्यों, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो हमेशा वेव फॉर्म में चलती है, और हम वेव में पढ़ चुके हैं, क्लास 12 में हमने वेव पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा फंक्शन जो होते थे साइन या कॉस में होते थे। इसमें हम साइन में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं। जब किसी चीज को जोड़ते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, -1 to +1 साइन की लिमिट होती है। तो दैट इज क्लियर। ठीक है, अब देखिएगा, इस चीज को हमने लिया, अब हम क्या करते हैं, इस चीज को उसके साथ लिखते हैं, दैट इज प्लस। ठीक है, कोई फ्रीक्वेंसी, क्या, कोई फ्रीक्वेंसी। भाई मॉड्यूलेट किसको करना है, फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करना है, तो कोई फ्रीक्वेंसी भी तो होनी चाहिए जिसे हम मॉड्यूलेट करें। ठीक है, ये हो गया, और साथ में साइन। अब साइन भी कैसा, साइन भी कैसा, जो ओमेगा हमको टाइम के साथ मिला है उसी का ओमेगा ST लेंगे। ठीक है, उसी के टाइम को लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन फॉर
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जनरली केवल ये इक्वेशन ही पूछता है आपसे, जनरली क्या करता है, केवल इक्वेशन ही पूछता है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, उन्हें मॉड्यूलेट करना। दैट इज क्लियर। आप डेफिनेशन लिखिएगा, ये लिखिएगा, दैट इज क्लियर, ओवर आउट, ठीक है। इसके बारे में आगे कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन साथ ही बता देते हैं, तीसरा भी फेज, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, फेज मॉड्यूलेशन की, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। देखिए फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसके फेज पे बात करता है माय डियर स्टूडेंट। फेज मतलब उसका फेज कैसा है। अब यहां पे फेज का मतलब साइज, सॉलिड, लिक्विड, गैस वाला फेज मत समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हम बात उसकी कर ही नहीं रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं, सिंपल सी जो वेव जा रही है उनका फेज क्या है, ठीक है। यानी कि ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, फेज, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में केवल आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। आप प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक उठा लीजिए, चाहे एसएन की हो या फिर आपके स्कूल में जो भी पब्लिकेशन चल रहा हो, उसमें आप देखेंगे फेज मॉड्यूलेशन में आपको केवल मुद्दा दिया होगा कि डेफिनेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेशन। तो लिखिएगा व्हेन अ वेव या कैरियर वेव या सिग्नल वेव, ठीक है, जो उसे हम मॉड्यूलेट करते हैं, सिग्नल वेव और कैरियर वेव को मॉड्यूलेट करते हैं, यानी कि मर्ज करते हैं, किसके फॉर्म में, उसके फेज के फॉर्म में माय डियर स्टूडेंट, तो दैट इज कॉल्ड एज द फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है, क्लियर। हम इन तीन चीजों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इन तीन चीजों के बारे में हमने बात कर लिया। अब समझिएगा, एट लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज द डीमॉड्यूलेशन। लास्ट टॉपिक है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था, ट्रांसमिटिंग के बाद की बात शुरू करते हैं, ठीक ना, ट्रांसमिटिंग एंटीना तक हम बात किए थे। देखिएगा एक स्पीकर बंदा बोल रहा है, ठीक है, वहां से लेकर ट्रांसमिट कर रहा है, वो उसका एंटीना ट्रांसमिट किया उसको, उसके वेब को, ठीक है, वहां से लेकर जो रिसीविंग एंटीना है, ये मान लीजिए एक रिसीविंग एंटीना है, क्या है, रिसीविंग एंटीना है, यहां से लेकर यहां पे क्या होगा, एक स्टेशन होगा, मान लीजिए क्या, रेडियो स्टेशन मान लेते हैं, ठीक है, रेडियो स्टेशन मान लेते हैं, ठीक है। ये बंदा क्या करेगा, उसके वॉइस को क्या करेगा, ये बंदा उसके वॉइस को डीमॉड्यूलेट करेगा। क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, डीमॉड्यूलेट करेगा, किसके थ्रू, डीमॉड्यूलेटर के थ्रू, ठीक है। और साथ ही में उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, हमने देखा था, एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। और जब एम्पलीफाई कर देगा तो जो स्पीकर से वैल्यू आने वाली है, ठीक है, ठीक है, जो स्पीकर, मान लीजिए क्या है, स्पीकर है, उल्टा बना दिया जस्ट, चलिए छोड़िए यार, मान लीजिए सिंपली कोई स्पीकर है, क्या है सर जी, स्पीकर है, ठीक है। स्पीकर से जो साउंड निकल रहा है, जैसे अभी आप सुन रहे हो बैकग्राउंड में बज रहा है, ठीक ना, स्पीकर से जो साउंड निकलता है, दैट इज क्लियर, जो क्या डीमॉड्यूलेशन को प्रूव करता है। अब समझिएगा, रिसीविंग एंटीना से जो हमने वेव भेजा था, ठीक है, चाहे वो कैरियर वेव हो, सिग्नल वेव हो, मैक्सिमम कैरियर वेव है, वो आता है और क्या हुआ, रेडियो स्टेशन पे गया, रेडियो स्टेशन के थ्रू वो डिमॉड्यूलेट हुआ। अब डिमॉड्यूलेट होने के बाद उसे एम्पलीफाई किया जाता है ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। स्ट्रेंथ कैसी, एम्पलीफायर का काम ही है उसको स्ट्रेंथ देना है। अगर वो वीक सिग्नल का है तो उसे बढ़िया सिग्नल देना भैया, ठीक है। और क्या करे, वो स्पीकर के थ्रू चला जाए, दैट इज द डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है कि जो मॉड्यूलेट हुआ, जो मॉड्यूलेटर है, ठीक है, जिस सिग्नल को मॉड्यूलेट किया है उसे इस बंदे ने, जैसे ये पेन, किसी ने आया इस पेन को खड़ा कर दिया, दूसरा बंदा आया इसको जस्ट अपोजिट कर दिया, दैट इज काम ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। एक ने आया उसे मॉड्यूलेट कर दिया, दूसरे ने उसे डीमॉड्यूलेट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद इस सर्किट को डीमॉड्यूलेशन सर्किट कहा जाता है। और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन आपका खत्म हो चुका है, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन टू यू। अब हम क्या करेंगे, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने वाले हैं, द लास्ट चैप्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, बचा हुआ चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इज अ ब्रॉड चैप्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसमें हमें पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा,
ठीक है, चलिए क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आएंगे। इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे दीक्षित सर। जय हिंद, जय भारत। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन।